एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। उत्तराखंड में मिशन 2022 की तैयारियों में है कांग्रेस और कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव इसी कड़ी में उत्तराखंड के दौरे पर है, जहां कुमाऊं क्षेत्र में उनका दौरा देखने को मिला और अब उनका देहरादून का दौरा। विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति पर बैठक होगी। आज कांग्रेस के बड़े नेताओं के साथ उनकी बैठक होने वाली है। तो देवेंद्र यादव कार्यकर्ताओं को चुनावी मंत्र देंगे और 3 बजे के करीब उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण, वो भी हम आपको दिखाएंगे, बताएंगे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहते हैं। वो हल्द्वानी और रुद्रपुर का वो दौरा कर चुके हैं और उसके बाद अब बारी है देहरादून की। तैयार है आने वाली चुनौती का सामना करने के लिए। मुझे खुशी है कि पिछले 4 वर्षों में, जैसे मैंने कहा, हमारी एक मुख्य विपक्षी भूमिका का निर्वहन हमारे बूथ से लेकर हमारे स्टेट के लीडरशिप बड़ी मजबूती के साथ उसको कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि और इसी खबर पर हमारे उत्तराखंड ब्यूरो चीफ अजीत राठी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजीत, कांग्रेस को रिवाइव करने की पूरी कोशिश हो रही है। देवेंद्र यादव के सामने इस वक्त सबसे बड़ी चुनौतियां क्या क्या है? आज जो बैठकें होने वाले उनके बारे में भी दर्शकों को बताएं, किन किन नेताओं के साथ मुलाकात होनी है? क्या हरीश रावत, इंदिरा हृदय, प्रीतम सिंह एक साथ बैठे दिखाई देंगे, उनके साथ चर्चा है या अलग अलग नेताओं के साथ चर्चा? राजीव, देखिए, पिछले 2 दिन में जो कांग्रेस के प्रभारी हैं देवेंद्र यादव, उन्होंने कुमाऊं की बैठकें की हैं। आज वो देहरादून पहुंच गए हैं और 11 बजे उनकी एक बैठक होगी। गढ़वाल के सभी नेता इसमें मौजूद रहेंगे। जैसा हम कल की बैठक का भी हम जिक्र करें, जो पिछले 2 दिनों में कुमाऊं में बैठकें हुई हैं, उसमें हरीश रावत और प्रीतम सिंह सभी थे, नेता प्रतिपक्ष भी थी। तो उम्मीद यह है कि हो सकता है नेता प्रतिपक्ष स्वास्थ्य के कारणों से इधर ना आ पाई हो, लेकिन बाकी सभी नेता रहेंगे। और दूसरी बात यह है राजीव की अभी आम आदमी पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो, सभी इलेक्शन मोड में आ गए हैं। सभी के प्रभारी यहां लगातार दौरा कर रहे हैं। संगठन को और कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करने का काम किया जा रहा है, एक अलर्ट मोड पर लाने का काम किया जा रहा है और कार्यकर्ताओं को जिस तरह से इलेक्शन मोड में लाया जाता है वो सारी कसरतें हो रही हैं। उसके लिए सांगठनिक बैठकें हो, सम्मेलन हो और या कुछ छोटी मोटी सभाएं हो, तो वो सब तमाम चीजें हो रही हैं। आज देवेंद्र यादव जो कांग्रेस के प्रभारी हैं उत्तराखंड के, वो यहाँ उत्तराखंड पहुंचेंगे। 11:30 बजे से कांग्रेस भवन में एक गढ़वाल के पदाधिकारियों के साथ उनकी बैठक होगी और उस बैठक के होने के बाद फिर वो 3 बजे मीडिया वालों से, मीडिया कर्मियों से बातचीत करेंगे और उसमें बताएंगे कि उनकी आगे की रणनीति क्या है। कुल मिलाकर सभी के लक्ष्य है इस समय केवल विधानसभा चुनाव है 2022 का। सभी पार्टियों ने उसी लेवल से तैयारी करनी शुरू कर दी है और इस समय जो होमवर्क हो रहा है वो, चूंकि इस बार आम आदमी पार्टी एक चुनौती देती है, अभी प्रथम दृष्टया दिखाई पड़ रही है। चूंकि उसका नतीजा क्या होगा तो आगे ही पता चलेगा, लेकिन जिस तरह से इशू उठाकर वो बज क्रिएट कर दे रही है, तो ऐसे दोनों दलों की पेशानी पर बल पड़े हुए हैं। तो इसीलिए इसी क्रम में कांग्रेस के प्रभारी का तीसरा दिन है आज। कह रहे हैं कि सभी पॉलिटिकल पार्टीज अपनी तैयारियां कर रहे हैं। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि ये जो तैयारियां हो रही है, सिर्फ बैठकों तक में हो रही है या बैठकों के बाहर इन तैयारियों को इंप्लीमेंट भी किया जा रहा है? नहीं, देखिए राजीव, जो चुनाव की तैयारियां होती है पहले तो पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की ही होती है। अभी चूंकि चुनाव इतनी दूर है तो उसमें ग्राउंड पर जाकर जनसभाएं, रैलियां, अभी उस तरह का माहौल नहीं बन सकता, क्योंकि चुनाव में अभी भी 1.25 साल बचा है, तो 1 साल बचा है। तो इसीलिए जो जितनी रणनीतिक तौर पर, कूटनीतिक तौर पर बैठकें हो रही हैं, कार्यकर्ताओं से संवाद किया जा रहा है, सीधा संवाद किया जा रहा है, तो वो एक उसी रणनीति का हिस्सा है। और सबसे पहले किसी भी राजनीतिक दल को यही करना होता है, अपने संगठन को अलर्ट करना होता है, अपने कार्यकर्ताओं को चेतन करना होता है कि अब आप चलिए, 4 साल हो गए हैं, 1 साल बचा है, आप चुनाव की तरफ अपना रुख अख्तियार करिए और फिर चुनाव जीतना है। उसी लेवल से पार्टियां, उसी स्तर से पार्टियां अपनी तैयारियां कर रही हैं। जी राजीव। जी अजीत, आपका इस तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। तो कांग्रेस की ये महत्वपूर्ण बैठक, जिसमें प्रदेश प्रभारी आज गढ़वाल मंडल के जो पदाधिकारी हैं कांग्रेस के, उनके साथ विचार विमर्श, चिंतन मंथन और रणनीति बनाने वाले हैं, टिप्स उनको देंगे। तो कांग्रेस में इन दिनों बाकी नेताओं की वापसी की चर्चा है। इस पर कांग्रेस प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव ने भी ये कहा कि अगर बेदाग छवि वाले नेता है तो उनके लिए रास्ते खुले हैं। हमने कहा कि दरवाजे खुले हैं। हमने कहा कि जो एक व्यक्ति है जिसका पृष्ठभूमि अच्छी है, जिसकी छवि अच्छी है, चाहे उसमें कोई भी हो सकता है, उसका अगर घर वापसी करना चाहता है तो उसकी समीक्षा की जाएगी और उसके ऊपर निर्णय। तो आज ये दल में भूल दल बदली नेतों न हर पल में, तो इसकी भी शुरुआत अब होने जा रही, क्योंकि चुनाव के नजदीक आगे बढ़ रहे हैं। हल्द्वानी दौरे पर पहुंचे पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा कि 2022 के चुनाव में
अर्जुन होगा ये बात की बात है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर हमारे अर्जुन राहुल गांधी हैं। अध्यक्ष जी संघर्ष के उत्तराखंड में कौन हमारा अर्जुन होगा? राष्ट्रीय स्तर पर हमारे स्थापित अर्जुन राहुल गांधी जी हैं और वो लड़ रहे, संघर्ष कर रहे, और उत्तराखंड के अंदर भी मैं अपनी ताकत को ऐसे ही किसी अर्जुन को खड़ा करने में लगा। पूर्व सीएम हरीश रावत ने मांग की है कि सोनिया गांधी और मायावती को भारत रत्न मिलना चाहिए। मायावती जी सामाजिक अत्याचार के खिलाफ संघर्ष की केंद्र हैं, इसलिए मैं समझता हूं कि मेरे विचार से, मेरा निजी विचार था, एक शुभ बात निकल पड़ी कि इन दोनों को भारत रत्न दिया जाना चाहिए, और ये कमी भारत को हमेशा खलती रहेगी यदि भारत चूक गया। उत्तराखंड में सरकारी स्कूलों को लेकर हो रही सियासत और तेज हो गई है। उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने सिसोदिया को नसीहत देते हुए कहा कि अच्छे स्कूल भी देखने चाहिए। इस पर पलटवार करते हुए आम आदमी पार्टी ने 3 दिन का एक आंदोलन शुरू किया है। जनता से अपील की है कि अपने पास के सरकारी स्कूल की सेल्फी लेकर अपलोड करें और उसमें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री और हमारी पार्टी को भी टैग करें ताकि अच्छे स्कूल भी सामने आ सके। जनता के सामने सच्चाई जानी चाहिए, तो इसी कड़ी में जो ये कैंपेन है, हम इसमें सब लोगों को, उत्तराखंड की जनता का आह्वान कर रहे हैं कि वो अपने गांव के स्कूल, अपने शहर के स्कूल, अपने कस्बे के स्कूल, जो भी सरकारी स्कूल हैं, उनके साथ एक सेल्फी लें और पोस्ट करें। उसमें सीएम को टैग करें, शिक्षा मंत्री को टैग करें, जिससे कि वो हकीकत जान सकें कि किस तरह के स्कूल उनके राज्य में हैं। उससे हम भी ये कह पाएंगे कि स्कूल्स कैसे हैं, और साथ ही साथ ये भी तय हो पाएगा कि जो अभी तक ये कहते हैं कि भाजपा वाले कह रहे हैं कि अच्छे हैं, हम कहते हैं खराब है, तो निश्चित तौर पे जनता के सामने सच्चाई जानी चाहिए। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने अपने देहरादून प्रवास के दौरान देश की नई शिक्षा नीति को देश में बदलाव का नया आधार बताया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने कहा कि नई नीति में ऐसे कई बदलाव किए गए हैं जो देश में शिक्षा व्यवस्था को बदलने में कारगर साबित होंगे। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने कहा कि दुनिया में हिंदी भाषा तीसरे नंबर की सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है, जिसमें अब सरकार की नई शिक्षा नीति भी इसे बढ़ाने वाली साबित होगी। पूरी दुनिया में हिंदी विश्व की तीसरी सर्वाधिक पढ़ी जाने वाली, बोली जाने और समझी जाने वाली भाषा है, और अंतर्राष्ट्रीय फलक पर हिंदी का बहुत व्याप हुआ है। जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि क्षेत्रीय भाषाओं में, जो मातृभाषा में हम इंजीनियर और डॉक्टर भी बनाएंगे। जो भारत की विविध भाषाएं हैं, भारत की जो 22 भारतीय भाषाएं हैं, उनको और सशक्त करने का हमारा अभियान है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला उत्तराखंड के दौरे पर हैं और वो शुक्रवार शाम हरिद्वार पहुंचे, जहां पर उन्होंने जूना अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर अवधेशानंद गिरी से मुलाकात की। लोकसभा अध्यक्ष के साथ उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष, शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक, शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे भी मौजूद रहे और यहां पर कुंभ के अलावा कई मुद्दों पर चर्चा हुई। तो लोकसभा स्पीकर ओम बिरला का उत्तराखंड का दौरा, सबसे पहले वो स्वामी अवधेशानंद गिरी महाराज जी से मुलाकात करने के लिए पहुंचे। पूजा अर्चना में उन्होंने हिस्सा लिया। उनके साथ उत्तराखंड के कैबिनेट के मिनिस्टर्स भी मौजूद रहे। तो लोकसभा स्पीकर का उत्तराखंड का दौरा, और उन्होंने स्वामी अवधेशानंद गिरी महाराज से मुलाकात की, और इससे तक फिर कुंभ पर भी चर्चा हुई। कुंभ को लेकर संतों ने अपनी बातों को उनके सामने रखा और तैयारियों को उन्होंने भी पूछा कि कैसे चल रही हैं। ये धरती देव धरती है, ऋषि मुनियों तपियों की भूमि है। यहाँ जब भी मैं आता हूँ नई ऊर्जा मुझे मिलती है, और इसी ऊर्जा और इसी शक्ति और सामर्थ्य से हम सब मिलकर कोशिश करेंगे कि देश का लोकतंत्र मजबूत हो, देश की जनता के प्रति हमारी जवाबदेही रहे और हम जनता की उनकी उम्मीदों पर खरा उतरें। कुंभ मेले को लेकर हमारे शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक जी ने
व्यापक तैयारी के लिए जानकारी दी और कोविड गाइडलाइन की पालना करते हुए कुंभ मेला ठीक से होगा, ऐसी भगवान से प्रार्थना है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ऋषिकेश भी पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने गंगा आरती में हिस्सा लिया और इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल उनके साथ मौजूद रहे। यहां करीब आधा घंटा तक वो गंगा के किनारे बैठे रहे। लोकसभा अध्यक्ष बनने के बाद उनका ये ऋषिकेश का दूसरा दौरा था। बाद में वो देहरादून के लिए निकल गए थे। तो ये तस्वीरें हैं, दो एक तरफ धर्मनगरी यानी हरिद्वार में पहुंचे थे, पूजा अर्चना की, स्वामी अवधेशानंद महाराज से उन्होंने आध्यात्मिक चर्चा की, कुंभ को लेकर भी चर्चा हो गई। तो शाम के वक्त में जो प्रसिद्ध गंगा आरती है उसका हिस्सा बने, साक्षी बने, पूजा अर्चना की और उसके बाद गंगा घाट पर बैठे रहे। अमूमन लोग जाते हैं गंगा के किनारे, गंगा मैया से बातें करते हैं, पास बैठे रहते, तो ओम बिरला भी बैठे रहे। अब खबर मसूरी से मिल रही है, जहां पर सड़क हादसा हुआ है। सड़क हादसे से अफरा तफरी मच गई है। मसूरी में आईटीबीपी गेट के पास दो गाड़ियों की भिड़ंत हुई, टक्कर हुई है। ये खबर मसूरी से। और हादसे में एक युवक घायल बताया जा रहा है। अस्पताल में युवक को भर्ती करवाया गया है। आईटीबीपी गेट के पास में हादसा हुआ है। हादसे में अभी जानकारी मिल रही है कि एक युवक जख्मी है। चौदह जनवरी को अग्नि अखाड़े के महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद ब्रह्मचारी का निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर पद पर होने वाला पट्टाभिषेक विवादों में निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी प्रज्ञानंद के सामने आने से अब विवाद की स्थिति पैदा हो गई है। धर्म का प्रचार और प्रसार कर रहा हूं। ये महानतम पीठ धर्म के प्रचार के लिए है, यह व्यापार के लिए नहीं है। किसी को जिसको बेच दिया जाए, ये कोई बाजार की वस्तु नहीं है। हरिद्वार में निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर पद पर होने वाला पट्टाभिषेक विवादों में घिर गया है। निरंजनी अखाड़े के मौजूदा आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी प्रज्ञानंद इसका विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि ये पद धर्म के प्रचार के लिए है और इसलिए इस पर सोच समझकर ही किसी को बिठाया जाना चाहिए। जब कोई अखाड़े पर आचार्य के रूप में अभिषिक्त होता है तो पहली बार की जिम्मेदारी अखाड़े की होती है कि वह गरिमामय पूर्ण स्वरूप में अपने आचार्य को आमंत्रित करे। मुझे कभी आमंत्रित नहीं किया गया। मुझे परंपराओं का ज्ञान कराया जाए, मुझे व्यवस्था के विषय में बताया जाए। स्वामी प्रज्ञानंद ने गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि जमीनों को खुर्द बुर्द करने वालों को इतने बड़े पद पर बैठाने की कोशिश की जा रही है। जिसने भूमि को इधर उधर खुर्द बुर्द किया है, बेचा है, उसको निरंजनी अखाड़े में आचार्य के रूप में बैठाने की कोशिश की जा रही है। बैठाया तो तब जाएगा जब कुर्सी खाली हो। मैं इस पीठ पर विराजमान हूं। मैंने कोई अनैतिक कार्य नहीं किया है जो आचार्य पीठ की गरिमा को ठेस पहुंचाता हो। अभी कुछ रोज पहले ही निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर पद पर स्वामी कैलाशानंद ब्रह्मचारी को बिठाने की घोषणा हुई थी। मकर संक्रांति के दिन सन्यासियों की मौजूदगी में उन्हें निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर पद पर बिठाया जाएगा। हालांकि अखाड़ा परिषद इस पर ज्यादा कुछ नहीं बोल रहा है। आचार्य महामंडलेश्वर के पद पे पट्टाभिषेक किया जा रहा है, जिसकी विधिवत तैयारी हो रही है। आप सब सादर आमंत्रित हैं और 10 बजे से कार्यक्रम चलेगा। विधिवत जो हमारी सनातन परंपरा है उसके अनुसार महाराज श्री का पट्टाभिषेक किया जाएगा, जिसमें 13 अखाड़ों के आचार्य उपस्थित रहेंगे। कैलाशानंद ब्रह्मचारी फिलहाल अग्नि अखाड़े के महामंडलेश्वर हैं और अब बड़ा सवाल ये है कि इस विवाद का निपटारा कैसे होगा। ये मामला ऐसे समय में उठा है जब हरिद्वार में कुंभ हो रहा है। एबीपी गंगा के लिए हरिद्वार से पंकज राणा की रिपोर्ट। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। खटीमा में भारतीय किसान यूनियन ने ट्रैक्टर रैली निकाली। लगभग 400 से ज्यादा ट्रैक्टर देश के 3 कृषि कानूनों के विरोध में खटीमा के सड़कों पर उतरे। खटीमा की मंडी समिति से शुरू हुई भारतीय किसान यूनियन की रैली खटीमा से लेकर नानक मत्ता तक निकली। वहीं इस मौके पर भारतीय किसान यूनियन के ब्लॉक अध्यक्ष गुरुसेवक सिंह ने कहा कि देश की सरकार किसानों के आंदोलन को लेकर तानाशाही रुख अख्तियार किए हुए।
हरिद्वार में कुंभ मेले की तैयारियां जोरों पर है। आस्था की डुबकी लगाने से पहले महामारी को लेकर पूरी सतर्कता बरती जा रही है और यहां पर भी वैक्सीनेशन को लेकर ड्राई रन हुआ। हरिद्वार में कुछ वक्त के बाद सबसे बड़ा महापर्व कुंभ शुरू होने वाला है और देश विदेश से यहां पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु मां गंगा में आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंचेंगे। ऐसे में जिला प्रशासन किसी भी तरह की कोताही बरतने के मूड में नहीं है। लंबे समय से ऑफिस में ही काम कर रहे पुलिसकर्मियों को अब फील्ड पर ड्यूटी करनी पड़ेगी। फील्ड ड्यूटी पर तैनात करने की पुलिसकर्मियों को तैयारी है और एक और दून पुलिस के पास फील्ड में पुलिसकर्मियों की कमी है। दूसरी तरफ ऑफिस में काम कर रहे पुलिसकर्मी जरूरत से ज्यादा है। अब इसी को देखते हुए पुलिसकर्मियों की फील्ड में तैनाती की जा रही है और ऐसे पुलिसकर्मियों की लिस्ट तैयार की गई है जो लंबे समय से ऑफिस में काम कर रहे हैं। देखा जा रहा है कि जिस ऑफिस में जितना कार्य हो उसमें उसी के अनुरूप लोग नियुक्त हों। तो ये जो सरप्लस हमारे पास है इसको हम चिन्हित करके आइसोलेट कर रहे हैं और इसके बाद कुछ समय पश्चात इनकी थानों में, चौकियों में या जहां फील्ड में इनकी आवश्यकता है वहां इनकी नियुक्ति की जाए। हरिद्वार स्थित हर की पैड़ी पर ब्रह्मकुंड के पास में पत्थर पर बना पैर का निशान चर्चा का विषय बना हुआ है। इस पत्थर पर बना दिव्य चरण, ये निशान लोगों को दिखाई देने के बाद इसे दिव्य चरण बताया जा रहा है। पत्थर पर पैर के निशान का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। अब इन पैरों के निशान का साइज लगभग 10 नंबर के पैर के जैसे प्रतीत होता है, जिसको लेकर अब लोग इसको देख रहे हैं तो अचरज में पड़ रहे हैं कि आखिर ये किसका निशान है। रुद्रप्रयाग में एक ऐसी जगह भी है जिसके बारे में कम ही लोग जानते हैं, मगर ये इलाका कुदरती खूबसूरती का खजाना है। चलिए आपको दिखाते हैं, ये खास रिपोर्ट देखिए। बर्फबारी ऐसी हुई कि रुद्रप्रयाग में गाड़ियों के पहिए जाम हो गए। चोपता बद्रीनाथ हाईवे की हालत देखिए। हाईवे पर कैसे बर्फ जम गई है जिसे जेसीबी की मदद से हटाया जा रहा है। अभी तक तो बर्फबारी लोगों के लिए खुशियां ही लेकर आई थी, मगर अब यही बर्फ मुसीबत बनने लगी है। हाईवे पर जगह जगह बर्फ का बसेरा है। कहीं जेसीबी से बर्फ हटाई जा रही है तो कहीं पर फावड़े से बर्फ साफ की जा रही है। चोपता बद्रीनाथ मोटर मार्ग पर बर्फ की मोटी चादर बिछ गई है और इसके ऊपर पाला जमने से फिसलन पैदा हो रही है। बर्फबारी के बीच से किसी तरह से वाहनों की आवाजाही हो रही है। जगह जगह जेसीबी की मशीन से मोटर मार्ग पर पड़ी बर्फ को साफ किया जा रहा है। उस जगह पर बर्फ साफ कर वाहनों की आवाजाही लायक रास्ता बनाया गया है, मगर फिर से बर्फ होने से परेशानी पड़ रही है। बर्फबारी के बीच से वाहनों को लेकर जाने में फिसलन का खतरा है, इसलिए ऐसी जगह से जाते समय सावधानी बरतना बेहद जरूरी है। एक तरफ बर्फ की वजह से मुसीबत बढ़ गई है तो वहीं दूसरी तरफ ये मनमोहक नजारे सैलानियों को खूब भा रहे हैं। एबीपी गंगा की रिपोर्ट, रुद्रप्रयाग से रोहित टिमरी की रिपोर्ट। अब आगे बढ़ रहे हैं, एक बड़ी खबर मिल रही है। बड़ी खबर मिल रही है धारचूला से। धारचूला से बड़ी खबर, फिर से नया हथकंडा अपना रहा है नेपाल। नेपाल नया हथकंडा अपना रहा है। धारचूला से यह खबर है। धारचूला में ये नया जो हथकंडा है वो अपनाया जा रहा है। क्या है वो हथकंडा, वो अब हम आपको बताने जा रहे हैं, लेकिन बड़ी जानकारी दे दें। ये धारचूला से खबर जो कि बिल्कुल बॉर्डर पर है। धारचूला में तटबंध निर्माण पर नेपाल की आपत्ति है। तटबंध निर्माण पर अपनी आपत्ति जता रहे नेपाल। ये बड़ी खबर आपको दे दें, भारत ने बार बार अंतर्राष्ट्रीय झूला पुल इतनी विपत्तियों के बीच में भी नेपाल के नागरिक को खोला, लेकिन जो तटबंध वहां पर बनाया जा रहा है उस तटबंध को नेपाल अपना बता रहा है। तटबंध को नेपाल अपना बता रहा है और तटबंध निर्माण पर आपत्ति जताई है। जो निर्माण कार्य हो रहा है भारत की तरफ से उसका विरोध कर रहा है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।